ये यरूशलेम का गुंजान आबादी वाला इलाका था। यहाँ एक तरफ पुराने मॉडल की एक बोसीदा सी कार खड़ी थी। डॉक्टर इकाद मेरी तरफ देखकर बोला, तुम्हारा नाम रब्बी शिकोल है। मेरा नाम रब्बी जेरोम है और हम नासरा में अपने एक बीमार साथी की अयादत को जा रहे हैं जिसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसने कार का दरवाजा खोला। मैं उसके साथ अगली सीट पर बैठ गया। पुरानी कार खड़खड़ाती हुई शहर के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। मेरा हुलिया काफी बदला हुआ था और मैं इतनी आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। कार सुनसान नीम रोशन बाजारों में से गुजरती शहर के दरवाजे के करीब पहुंची तो ढलवान सड़क पर दूर से मैंने बड़े मेहराबी दरवाजे के नीचे आमने सामने 2 मिलिट्री जीपों को खड़े देखा। डॉक्टर इकाद की आंखें भी उन जीपों पर जमी थी। आहिस्ता से बड़बड़ाया, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। तुम खामोश रहना, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है उसे याद रखना। गाड़ी सिक्योरिटी गार्ड्स की जीपों के पास जाकर रुक गई। 2 ऊंचे लंबे इसराइली फौजी हेलमेट लगाए हाथों में स्टेन गन्ने लिए हमारी तरफ बढ़े। डॉक्टर इकाद ने उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मेरे बच्चों, तुम पर डेविड की रहमतें नाजिल हों। हम अपने एक साथी रब्बी की शदीद अलालत के बायस अभी नासरा जा रहे हैं। अरे हाँ, मेरे पास तिलबीब से आए हुए कुछ उम्दा सिगार हैं, क्या तुम शौक करोगे? ये कहकर डॉक्टर इकाद ने गाड़ी के डैशबोर्ड में से सिगार का एक पैकेट निकालकर सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ बढ़ाया। पुरानी गाड़ी में 2 सीधे साधे राहिबों को देखकर पहले ही मुतमईन हो चुके थे। अब सिगार मिले तो खुश होकर शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। हमारी कार ढलानी सड़क पर खड़खड़ाती तेजी से आगे बढ़ी और फिर शहर के बाहर जाती खुली सड़क पर एक तरफ रवाना हो गई। डॉक्टर इकाद खामोश था। कार रात के अंधेरे में सितारों की धीमी रोशनी में बंजर टीलों के आसपास से होकर आगे बढ़ रही थी। एक बार मैंने इकाद से कोई बात करने की कोशिश की तो उसने हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने की तलकीन की। सड़क सांप की तरह टीलों के दरमियान बल खाती जा रही थी। मुझे सामने एक टीले के अकब में रोशनी नजर आई जो आगे हमारी तरफ बढ़ रही थी। फिर अचानक सड़क पर हमसे थोड़े फासले पर एक दूसरी गाड़ी नमूदार हुई जिसकी हेडलाइट्स की रोशनियां सड़क पर पड़ रही थी। डॉक्टर इकाद ने दांतों से अपने भिंचे हुए होंठ काटते हुए कहा, इसराइली फौजी जीप है, खबरदार कोई बात न करना, गूंगे बहरे बन जाना, मैं संभाल लूंगा। हमारी कार की रोशनी पड़ी तो जीप में मुझे 2 फौजी बैठे नजर आए जिनके सर हेलमेट से ढके हुए थे और एक फौजी की स्टेन गन की ऊपर को उठी हुई बैरल मुझे साफ नजर आ रही थी। फौजी जीप सड़क के बीच में आ गई। उसकी रफ्तार हल्की हो गई और उसके ड्राइवर ने लाइट्स को 3 बार डिप करके हमें रुकने का इशारा किया। हमने अपनी पुरानी कार रोक ली। इसराइली फौजी अपनी जीप से उतरकर हमारी तरफ बढ़े। उनकी जीप की हेडलाइट्स रोशन थी। एक फौजी 2 कदम पीछे खड़ा हो गया। उसकी स्टेन गन का रुख हमारी तरफ था। दूसरे फौजी ने एक हाथ जेब में डाल रखा था। यकीनन उस जेब में पिस्तौल होगा। उसने गाड़ी में 2 यहूदी राहिबों को बैठे देखा तो एहतरामन जरा सर झुकाया और पूछा कि हम आधी रात को कहाँ जा रहे हैं। डॉक्टर इकाद रब्बी जेरोम के रूप में इस लम्हे के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने मुस्कुराहट लाते हुए बड़े एतमाद से कहा, हमारा एक साथी नासरा शहर में अचानक बीमार पड़ गया है, उसकी हालत खराब है, हम उसकी तीमारदारी को जा रहे हैं। इसराइली फौजी अफसर मेरे करीब आ गया। उसने मुझे घूर कर देखा। उसका एक हाथ अभी तक जेब में रखे पिस्तौल पर था। मैंने मुस्कुरा कर सर को खफीफ सा नीचे करके खैर मकदम किया और हाथ में पकड़ी तस्बीह चलाने लगा। वो पीछे हट गया और डॉक्टर इकाद की तरफ देखकर बोला, ठीक है फादर, तुम जा सकते हो। मेरी जान में जान आई। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बार फिर रात के अंधेरे में यरूशलेम के जनूबी मज़ाफात के पहाड़ी टीलों के दरमियान चक्कर खाती जा रही थी। इकाद ने गहरी सांस लेकर कहा, अब आगे रास्ता साफ होगा। बस यही जीप थी जो चली गई। मैं खामोश रहा। हमारी पुरानी गाड़ी खड़खड़ाती हुई एक टीले की ढलान उतरकर जैतून की ऊंची झाड़ियों के करीब आई तो मुझे दरख्त के अकब में एक बैरक नुमा इमारत की ढलानी छत का साया सा नजर आया। इकाद ने गाड़ी उस बैरक के पीछे झाड़ियों की ओट में खड़ी कर दी और मुझे साथ लेकर बैरक के सामने वाले बरामदे की तरफ आ गया। बैरक छोटी सी थी। एक तरफ से उसकी छत नीचे को झुकी हुई थी। लकड़ी के सुतून पर कोई जंगली बेल चढ़ी हुई थी। अंदर कहीं भी रोशनी नहीं थी। बरामदे का फर्श नाहमवार था। डॉक्टर इकाद ने बंद दरवाजे पर आहिस्ता से कहा, फॉक्स। दरवाजे का पट चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर आ जाओ, किसी ने करख्त आवाज में कहा। पहले तो मुझे अंदर दाखिल होने के बाद कुछ भी दिखाई न दिया। इकाद मेरे करीब ही खड़ा कह रहा था, पाकिस्तानी कमांडो मेरे साथ हैं। वो करख्त आवाज बुलंद हुई, तुमने अपनी तसल्ली कर ली है? इकाद ने कहा, हाँ। अब मुझे अंधेरे में एक आदमी का हयूला नजर आया जो एक मेज पर दोनों हथेलियां टिकाए आगे की तरफ झुका हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चीते की आंखों की मानिंद चमकने लगी। उसने अब मुझे मुखातिब किया, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया गया है, मगर मेरे बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। इसकी जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तानी हमारे मुस्लिम भाई हैं। उन्होंने हमेशा हमारे कॉज की हिमायत की है। क्या तुम मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो? वो अरबी में बोल रहा था। मैंने अरबी में ही जवाब दिया, अपना मिशन पूरा किए बगैर नहीं मरूंगा।
फॉक्स की आंखों की चमक में इजाफा हो गया। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ में फौलाद जैसी सख्ती थी। वो मुस्कुराया। अंधेरे में उसके सफेद दांतों की लकीर नजर आने लगी। फिर उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया और डॉक्टर इकाद की तरफ देखकर बोला, तुम अब जा सकते हो। डॉक्टर इकाद खामोशी से बाहर निकल गया। उसने मुझसे सलाम दुआ भी न की। फलस्तीनी कमांडो फॉक्स ने दरवाजा बंद कर दिया। अब मुझे कमरे के अंधेरे में धुंधली सी चीजें नजर आने लगी थीं। 2-3 कुर्सियां दीवार के पास रखी थीं। कोने में फर्श पर एक कैंप कार्ट बिछी थी। कमांडो फॉक्स ने लकड़ी के फर्श का एक तख्ता खिसका दिया। नीचे लकड़ी की सीढ़ियां लटकी हुई थीं। कहने लगा, नीचे उतर जाओ, सुबह बात करेंगे। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि फॉक्स ने झड़क दिया, नीचे उतरो। मैं चुपके से रस्सी की सीढ़ी पर लटकता नीचे उतर गया। नीचे एक तहखाना था। छोटा सा अंधेरा कमरा था जिसकी फजा में गीली मिट्टी की बू फैली हुई थी। जमीन पर पुरानी मैट्रेस बिछी थी। मैं उस पर बैठ गया। मैट्रेस के स्प्रिंग टूटे हुए थे। कमांडो फॉक्स ने लकड़ी का तख्ता अपनी जगह से खिसका दिया। तहखाने में इस कदर अंधेरा हो गया था कि मुझे वाकई अपना हाथ भी नजर आना बंद हो गया था। खुदा जाने ये फलस्तीनी कमांडो मेरा इम्तिहान ले रहा था या ये उसकी मजबूरी थी। बहरहाल मैं चूंकि इस किस्म की मुसीबतें झेलने का आदी था, इसलिए मैट्रेस पर लेट गया। उसके टूटे हुए स्प्रिंग मेरी कमर में चुभ रहे थे। तहखाने में किसी जगह से ताज़ा हवा के आने का एहसास हो रहा था, लेकिन अंधेरे में वो जगह दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने भी ज्यादा तरद्दुद न किया और बाजू पर सर रख कर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। आंख उस वक्त खुली जब किसी ने मेरे पाँव को दबाया। मैंने आंखें खोल कर देखा, छत का तख्ता हटा हुआ था और वहां से दिन की रोशनी आ रही थी। मेरे पाँव की जानिब एक दराज कद दुबला पतला नौजवान खड़ा अपने पाँव से मेरा पाँव हिला रहा था। उसके शाने चौड़े थे, बाल छोटे छोटे तराशे हुए थे। उसके चौड़े जबड़े वाले चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। ये सिवाय कमांडो फॉक्स के और कोई नहीं हो सकता था। उसकी बिल्ली आंखें चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। मैं उठ बैठा। उसने अरबी जबान में कहा, ऊपर आ जाओ। ये कहकर वो रस्सी की सीढ़ी की मदद से तहखाने के ऊपर चला गया। मैं भी उसके साथ ही ऊपर आ गया। ये वीरान जंगल में कोई पुरानी बोसीदा सी बैरक थी जिसके अंदर काठ कबाड़ भरा हुआ था। दरवाजा बंद था। कमांडो फॉक्स बंद दरवाजे के पास खड़ा किसी खुफिया सुराख में से बाहर देख रहा था। छोटी सी गोल मेज पर मोमबत्ती की मोम चिमटी हुई थी। कमांडो फॉक्स दरवाजे से हटकर मेरे करीब आया। मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करके खुद भी कुर्सी पर बैठ गया। एक टांग दूसरी कुर्सी पर रखी और जरा पीछे झुककर अपने कान की लौ को उंगलियों से मरोड़ता हुआ बोला, सबसे पहले तुम्हें ये यहूदी रब्बी का हुलिया बदलना होगा। तुम्हें लॉकर रूम के कोड वर्ड्स बता दिए जाएंगे। गाइडेड मिसाइल के कलीदी हिंसों की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसराइली हुक्काम की यकीन दहानी के लिए तुम्हें उसके शुरू और आखिर के 2-2 हुरूफ बता दिए जाएंगे। ये 4 हिंसे मिसाइल पोस्ट के हुक्काम के पांव तले की जमीन खिसकाने के लिए काफी होंगे। कमांडो फॉक्स बातें करते करते रुक गया और बंद दरवाजे के सुराख में से बाहर देखने लगा। फिर मेरी तरफ मुंह करके बोला, तुम्हारे साथ 2 कमांडो कर दिए जाएंगे। मैं मिसाइल पोस्ट पर ही होऊंगा, मगर तुम वहां मुझसे कोई बात नहीं करोगे, मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। वो चलता हुआ मेरे करीब आकर शिकस्ता कुर्सी पर बैठ गया। मेज पर कोहनियां टिकाई और मेरी तरफ झुक कर बोला, ये बड़ा खतरनाक मिशन है। इसका 80% बोझ तुम पर है। क्या तुम इसे संभाल लोगे? मैंने कहा, इसका सबूत तुम्हें उस वक्त ही मिल सकता है जब मैं कमांडो साथियों को लेकर मिसाइल पोस्ट पर हमलावर हूँगा। वो मेरी आंखों में आंखें डाले घूरता रहा। कुछ कहे बगैर उठा। छोटी सी बैरक के फर्श पर टहलने लगा। फिर मेरे सामने कुर्सी पर आकर बैठ गया। बंद बैरक के बाहर से किसी वक्त चिड़िया के बोलने की आवाज आ जाती। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, तुम्हारे पास न्यूक्लियर मिसाइल स्टेशन का जो नक्शा है मुझे दिखाओ। मैंने जेब से एक तह किया हुआ कागज निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस कागज पर मिसाइल स्टेशन के अंदर के कमरों का पूरा नक्शा बना हुआ था। वो चंद लम्हों तक गहरी महवियत से उस नक्शे को देखता रहा। फिर तह करते हुए बोला, तुमने इसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया है। मैंने इस बात में जवाब दिया। उसने नक्शा मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, एक बार फिर इसे गौर से देख लो। मैंने नक्शे पर एक बार फिर निगाह डाली। उसकी तमाम तफसीलात और आड़ी तिरछी लकीरों और लॉकर रूम की तरफ जाती राहदारी और बाहर के गेट की फौजी पोस्ट को गौर से देखा। उसके बाद कमांडो फॉक्स ने वो नक्शा मुझसे लेकर माचिस की तीली जलाई और उसे जलाकर राख करके फर्श पर पांव से मसल दिया। वो उठा और बोला, यहाँ से निकलकर बैरक के पीछे जाओ तो एक छोटा सा गुस्ल खाना मिलेगा। उसके साथ ही किचन भी है। वहाँ नाश्ता तैयार है। वहीं एक मेज पर तुम्हें खाकी रंग की पतलून कमीज भी मिलेगी, उसे पहन लेना और ये कपड़े वहीं रहने देना। अब जाओ। वो कुर्सी पर ही बैठा रहा। मैं दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में आया। ताजा हवा ने मेरे रगो पै को एकदम से ताजा कर दिया। धूप खूब निकली हुई थी। उस जगह को मिट्टी के छोटे छोटे टीलों ने घेर रखा था। पीछे छोटा सा टूटा फूटा गुस्लखाना था जिसका टब पानी से भरा था। साथ ही उससे भी छोटा एक किचन था जिसका दरवाजा टूटकर एक तरफ को झुक गया था। गुस्ल से फारिग होकर मैं किचन में आया जहाँ एक पुरानी कुर्सी पर गठरी रखी थी। उसे खोला। उसमें खाकी पतलून और खाकी कमीज थी। मैंने राहिबों वाला लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहने और ये लिबास गठरी में बांध कर वहीं रख दिया। किचन के चूल्हे के पास ही
की केतली में चाय और खाली मग पड़ा था। एक प्लेट में डबल रोटी के 4 टुकड़े थे। मैंने वहीं खड़े खड़े नाश्ता किया। वापस बैरक में आया तो कमांडो फॉक्स गायब था। मेज पर एक रुक्का पड़ा था। मैंने उसे खोल कर पढ़ा। लिखा था, अब तुम मुझे यहाँ नहीं देख सकोगे, तुम इसी बैरक में रहोगे। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों में बारिश होगी। शाम को तुम्हारे साथी कमांडोज यहाँ पहुंच जाएंगे। तुम्हें सिर्फ बारिश की सूरत में अटैक करना होगा। अगर बारिश न हुई तो अटैक मुलतवी कर देना। खाना तुम्हें यहाँ मिलता रहेगा। नीचे किसी के दस्तखत नहीं थे। जाहिर है ये कमांडो फॉक्स ने रुक्का लिखा था। मैंने रुक्के को फाड़ कर उसके छोटे छोटे पुर्जे करके बाहर रेत में दबा दिए और बैरक के अंदर दरवाजा बंद करके बैठ गया। जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। मेरा असल मिशन मिस्र में मुतय्यन पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी को यहूदियों की कैद से निकाल कर वापस मिस्र ले जाना था। ये कोई मामूली अगवा नहीं था, बल्कि उस लड़की के जरिए बहुत ऊंची सतह पर अरब मफादात को ब्लैकमेल करने की घिनौनी कोशिश की जा रही थी। कभी ख्याल आता कि मैं अपने मिशन में कामयाब ना हुआ तो क्या होगा। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं थी। कमांडो जब अपने वतन की खिदमत के लिए निकलता है तो वो वतन की आन पर अपनी जान का पहले ही सौदा कर चुका होता है। तशवीश सिर्फ इस बात की थी कि अगर मिशन नाकाम हो गया और किसी मामूली सी भूल चूक के बायस हम मार दिए गए तो अरब मफादात और आज़ादी फ़लस्तीन के कौस को ज़बरदस्त और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मैंने अहद किया कि मिशन को हर हालत में कामयाब बनाया जाएगा। दोपहर हो गई, गर्मी बढ़ गई थी। मुझे भूख भी लगने लगी थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि यहाँ मेरे खाने पीने का इंतजाम कहाँ से होगा। मैं बैरक के अंदर ही बैठा रहा। दरवाजे का पट हवा के लिए जरा सा खोल रखा था। मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। ये चाप बरामदे की लकड़ी के बोसीदा फर्श पर किसी के चलने से पैदा हो रही थी। मैं तेजी से अपनी जगह से उठा और दरवाजे के अंदर की जानिब दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मेरा हाथ पतलून की जेब में जर्मन ऑटोमेटिक पिस्टल पर था। कदमों की चाप बरामदे में मेरे दरवाजे तक आई और फिर वापस चली गई। अजीब मोहम्मद था। मैं उछल कर बाहर बरामदे में आ गया। पिस्तौल मेरे हाथ में था। बरामदा खाली था। मुझे दरवाजे के आगे प्लेट में कोई शय रुमाल में लिपटी नजर आई। मैं भाग कर बरामदे के किनारे तक गया, मगर मुझे कुछ नजर न आया। जैतून की झाड़ियों पर दोपहर की धूप खामोशी से चमक रही थी। इर्द गिर्द मिट्टी के तोदे चुपचाप थे। या खुदा, क्या वो छल्लावा था। वापस आकर मैंने जैतून की एक शाख तोड़ी और कुछ फासले पर खड़े होकर प्लेट में रखे रुमाल को परे हटाया। नीचे से 2 रोटियां और खुश्क गोश्त का टुकड़ा बरामद हुआ। समझ गया कि कोई मेरे लिए खाना रख गया है। किचन में जाकर मैंने रोटी खाई, मिट्टी के मटके में से पानी निकाल कर पिया और वापस बैरक में आकर बैठ गया। आसमान बिल्कुल साफ था। किसी जगह भी बादल का कोई टुकड़ा नजर नहीं आता था। खुदा जाने मौसमी पेशगोई वाले बादल कहाँ रास्ता भूल गए थे। मुझे यकीन हो गया कि आज रात बारिश नहीं होगी और मैं अपना मिशन शुरू नहीं कर सकूंगा। फजा की गर्मी, बैरक की खामोशी और फलस्तीनी खालिस आटे और गोश्त का कुछ ऐसा खुमार चढ़ा कि मुझे नींद आने लगी। मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाई और कैंप कार्ड पर गिरते ही गहरी नींद में खो गया। आंख खुली तो महसूस हुआ कि फजा में वो तपिश नहीं है, बल्कि उसकी जगह कुछ ठंडक सी हो रही है। कलाई पर वक्त देखा, दोपहर के 5 बज रहे थे। मैं काफी देर तक सोता रहा था। दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो ठंडी हवा का झोंका मेरे खैर मकदम को आगे बढ़ा। मौसमी पेशगोई गलत नहीं थी। आसमान पर काली घटाएं छा रही थीं और ठंडी हवा में जैतून और इंजीर के दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हवा में झूम रही थी। बरामदे में निकलकर गहरा सांस लिया। तबीयत बशाश हो गई। काली घटाओं की वजह से दिन की रोशनी काफी मध्यम हो गई थी। अभी बूंदाबांदी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अगर पेशगोई सही हुई जैसा कि लग रहा था तो फिर उसी रात मिशन का आगाज करना लाजमी था। मैं बैरक के अंदर आ गया, दरवाजा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठकर अपने जहन में इसराइली मिसाइल स्टेशन के अंदरूनी नक्शे की लकीरों को फिर से याद करने लगा। उस गाइडेड एटमी मिसाइल पोस्ट के अंदर का नक्शा मुझे इस कदर अजबर हो गया था कि मैं आंख बंद करके लॉकर रूम तक पहुंच सकता था। बादलों में हल्की सी गरज पैदा हुई। मेरी महवियत का सिलसिला टूट गया। मैं उठकर बरामदे में आ गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। फजा में रेत, मिट्टी, जैतून और इंजीर के पत्तों की धीमी धीमी महक रची हुई थी। ये मशरिक वस्ता की महक थी। हजारों साल पुरानी दरख्शां और अनमिट तारीख की महक थी। इन रास्तों की खुशबू थी जिन पर कभी पैगंबरान कराम गुजरा करते थे। मेरा दिल अपने अजीम दीन की अजमत से लबरेज हो गया। इस जज्बे ने मेरे कुवा को फौलादी ताकत अता कर दी। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगी थी। गहरे बादलों की वजह से ये रोशनी तेजी से मध्यम हो रही थी। अब मुझे शिद्दत से अपने 2 साथी कमांडोज का इंतजार था, जिन्हें फॉक्स कमांडो के कहने के मुताबिक आज शाम तक मेरे पास पहुंचना था। हमारा खतरनाक मिशन बारिश वाली अंधेरी रात में शुरू होना था।
और बूंदाबांदी और बादलों की गरज बता रही थी कि रात को बारिश होगी। उस वक्त मुझे सिगरेट की शदीद तलब महसूस हो रही थी, मगर मैंने इस तलब को दबा दिया। कमांडो को इस किस्म की ख्वाहिशात को दबाने की खास तौर पर तरबियत दी जाती है। शाम हो रही थी कि दूर से किसी जीप की आवाज करीब आती सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। मैं हमतन गोश होकर उस आवाज को सुनने लगा। ये जीप की आवाज थी। जीप बड़ी तेजी से चली आ रही थी, क्योंकि चंद लम्हों के बाद ही सन्नाटे की आवाज के साथ एक जीप जैतून की झाड़ियों के सामने से होकर बैरक के अकब में आकर रुक गई। अभी रात का अंधेरा इतना गहरा नहीं हुआ था कि मुझे जीप दिखाई न देती। ये जीप चारों तरफ से बंद थी। जीप को यकदम ब्रेकें लगाकर रोका गया था, जिसकी वजह से जीप एक तरफ को जरा सा घूम गई थी। मैं बरामदे के झुके हुए सुतून के पीछे हो गया था। जीप की अगली सीटों के दरवाजे खुले और अंदर से दो इंसानी साए जैसे छलांगे लगाकर बाहर निकल आए। उनका रुख बैरक के दरवाजे की तरफ था। मैं जानबूझकर सुतून पर चढ़ी हुई बेल की ओट में छुप गया। दोनों आदमी बैरक के बरामदे के करीब आकर रुक गए। फिर एक ने हाथ को उठाकर अंगूठे को नीचे करते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। इशारा पाते ही एक आदमी छलांग लगाकर जेब से पिस्तौल निकालते हुए दरवाजे के सामने आ गया और दूसरे ने वहीं फर्श पर पोजीशन संभाल ली। ये फलस्तीनी कमांडो ही हो सकते थे। जो कमांडो कोठरी के सामने खड़ा था उसने हलक से पहले एक अजीब सी आवाज निकाली, फिर कोड वर्ड बोला। ये कोड वर्ड मुझे पहले ही से बता दिया गया था। मैंने सुतून की ओट से कोड वर्ड का जवाब दिया। कोड वर्ड का जवाब सुनते ही दोनों कमांडोज मेरी तरफ इस तरह बढ़े कि पिस्तौल उन्होंने जेब में वापस रख लिए थे। अब अरबी जबान में उन्होंने मुझे अपना खुफिया नाम बताया और डॉक्टर इकाद का भी कोड नाम बताया। मैंने कमांडो फॉक्स का खुफिया नाम बताया। उन्होंने बारी बारी मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा और हाथ मिलाया। यही वो फलस्तीनी कमांडो थे जिन्हें मेरे साथ इस्राएली मिसाइल पोस्ट पर अटैक करना था। बारिश अभी तक बूंदाबांदी की शक्ल में ही हो रही थी। हम बैरक के तंग से कमरे में आकर बैठ गए। इनमें से एक ने मोमबत्ती रोशन करके उसे मेज पर रख दिया। मैंने उन्हें मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में देखा। दोनों नौजवान थे। उनके रंग खिलते हुए थे, छोटी छोटी मूछें और जिस्म गठे हुए थे। हमारा कोई नाम नहीं था। वो मुझे लीडर कहते और मैं उनमें से एक को नंबर 2 और दूसरे को नंबर 3। इस एतबार से मैं उनका लीडर था। कमांडो नंबर 3 ने मुझे बताया कि अटैक आज ही रात के पिछले पहर किया जाएगा, जबकि सुबह की शिफ्ट वाले गार्ड ड्यूटी पर आते हैं। ये 2 गार्ड लॉकर रूम के हैं। इनके बारे में हमने जो हतमी तफसीलात हासिल की हैं, उनके मुताबिक उन्हें मिसाइल स्टेशन की गाड़ी रात के पिछले पहर 3 बजे उनके क्वार्टरों से लेकर आती है। हमें उस गाड़ी को हाईजैक करना होगा। मैंने पूछा कि ये गाड़ी कहाँ से चलती है और गार्ड्स के क्वार्टर किस जगह पर हैं। इसके जवाब में नंबर 2 ने बताया कि उनके क्वार्टर साथ साथ हैं, मगर हमें गाड़ी पर निस्फ रास्ते में हमला करना होगा। जब ये गाड़ी क्वार्टरों के अहाते से निकलने के बाद बड़े टीले वाली सड़क का मोड़ काट रही होगी। उसके बाद वो मुझे अपनी बंद जीप में ले गए। जीप के अंदर 6 ऑटोमेटिक स्टेन गन्ने, उनके मैगजीन, 4 ऑटोमेटिक जर्मन पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड और 3 अदद शिकारी चाकू एक बक्स में महफूज पड़े थे। मैंने सारे असलहे को चेक किया। मैगजीन भरा हुआ था। मैंने पूछा कि हमें कपड़े कौन से पहनने होंगे। नंबर 3 बोला वही जो ड्यूटी पर जाते गार्ड्स ने पहने होंगे। हम उनके कपड़े खुद पहन लेंगे। उनका इंदिया मैं समझ गया था। कमांडो शॉर्ट हैंड में बातें किया करते हैं। उनके इशारों को ही समझना काफी होता है। गार्ड्स की वर्दी हम कैसे हासिल करेंगे, ये बिल्कुल जाहिर बात थी कि हमें क्या करना होगा। कमांडो जब इस किस्म की हलाकत खेज नेशनल मिशन पर होता है तो फिर उसके सामने अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती। उसे हर हालत में अपने टारगेट तक पहुंचना होता है, खा उसके लिए उसे दुश्मन के 1000 आदमियों को ही मौत के घाट क्यों न उतारना पड़े। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।